हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि इस गर्मी के मौसम में आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसके पहले पार्ट 1 हमने इसका डिस्कस किया था और आज हम इसके आगे हम जानेंगे जहाँ छोड़े थे उसके आगे। यदि आप पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं अम्ल, क्षारक और लवण का तो इसे आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अम्ल और क्षार की प्रबलता। मतलब प्रबलता माने क्षमता, मतलब अम्ल और क्षार को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो अम्ल और क्षार को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच स्केल। क्या यूज़ करते हैं? पीएच स्केल। आखिर पीएच स्केल होता क्या है तो समझते हैं। पीएच स्केल का नाम है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब पीएच स्केल की सहायता से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक है। पीएच में जो पी होता है, पी का मतलब पोटेंज होता है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर मतलब शक्ति। ठीक है, समझ में आया? पावर मतलब शक्ति। ठीक है। इस पीएच स्केल में जो अंक होते हैं 0 से लेके 14 तक संख्या होती है। अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल और कम संख्या में देने वाले को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जिसमें H+ आयन देने की क्षमता सबसे अधिक होगा वह प्रबल अम्ल होगा और कम होगा तो दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। तो ये पीएच स्केल है जिसकी सहायता से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। अब आगे समझते हैं कि यदि पीएच का मान 0 होगा तो क्या होगा, तो वह होगा अधिक अम्लीयता। यदि पीएच का मान 14 होगा तो अधिक क्षारीय हो जाएगा। पीएच का मान यदि 7 होगा तो उसे उदासीन कहेंगे। पीएच का मान 7 से कम होगा तो क्षारीय होगा। पीएच के मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय। समझ में आया? 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 से कम तो अम्लीय। ये हमारा पीएच स्केल है जिसमें 0 से 14 तक के अंक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, ये दिखाया गया है और बीच में क्या है, उदासीन है। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच मान इसमें लिखा गया है। जठर रस का पीएच मान 1.2, नींबू रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, NaOH का 14 होता है। यदि हम आगे समझते हैं तो हमारा शरीर है उसका पीएच मान 7 से लेके 7.8 तक होता है। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, जिसको हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? अम्लीय वर्षा के रूप में। आगे है हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है। ठीक है। और यदि इसको ठीक करना है तो हम एंटासाइड का यूज़ करते हैं, जिसके कारण से हमारे जो अमाशय होता है उसमें अम्ल का पीएच मान, जो अम्लीयता होता है वो कम हो जाता है। मुंह में जो होता है पीएच मान 5.5 से कम होता है। और यदि समझ लीजिएगा, यदि जो हमारा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो हमारा दांत होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है और जो बहुत ही कठोर होता है और जल में नहीं घुलता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जल में नहीं घुलता। लेकिन यदि पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण क्या होता है, ये संक्षारित हो जाता है। और यदि इसको हम तो रेगुलरली साफ़ ना करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो दांत है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए दांत को रोज़ाना साफ़ करना चाहिए।
मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है और जलन होता है। डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने पर आराम मिलता है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में पाया जाता है। इनके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं और गलती से यदि छू ले तो डंक जैसा दर्द होता है, मतलब अम्ल छोड़ता है। नेटल का डंक, ठीक है, नेटल का डंक, ठीक है, अम्ल छोड़ता है। इसमें मेथेनाइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इसका उपचार डाक पौधे की पत्ती से किया जाता है। अब मान लीजिए कि नेटल का डंक लग गया तो इसका उपचार हम डाक पौधे की पत्ती से करते हैं। यहाँ जो फिगर दिखाया गया है ये है वही नेटल डंक शाकीय पौधा, जिसमें लिखा हुआ है, समझिएगा। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो दर्द होता है। इन बालों में मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं, ठीक है। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप जब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या लगाना चाहिए। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगाने पर प्रभावी हो? तो इसमें जो लिखा हुआ है शाकीय पौधे के बारे में, जो नेटल का डंक के रूप में हो, जो अगर इसको हम छू लें तो डंक का फीलिंग होता है और हमें दर्द का महसूस होता है। यहाँ कुछ टेबल दिखाए गए हैं, इसमें कुछ प्राकृतिक स्रोत के नाम लिखे गए हैं और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो दिखाया गया है। इसे आप याद कर लें। ये सिरका है, सिरका में एसिडिक अम्ल, संतरा है, इमली है, टमाटर है, खट्टा दूध है, नींबू है, सीटी का डंक है, नेटल का डंक है। इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं लवण के परिवार के बारे में, ठीक है। लवण के पीएच मान के बारे में समझते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, इसे उदासीन कहते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का पीएच मान 7 से कम होता है और प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये नॉर्मल कुछ कहानी है। हमें जो समझना है मेन वो है साधारण नमक के बारे में। तो समझते हैं क्योंकि यहाँ से जो बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो इससे आप समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे, ठीक है। चलिए, नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सूत्र होता है NaCl। इसका निर्माण कब होता है? जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH, NaCl और H2O। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? खाना बनाने में, मृत जीवों को दफनाने में, घोल बनाने में और कपड़ा साफ करने में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। समझ गए होंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl, ठीक है, इसका उपयोग। अब समझते हैं क्लोर क्षार। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसे क्लोर क्षार कहते हैं। एग्जाम में आया था क्लोर क्षार के बारे में कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो यह टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे NaCl में जल पास करा दिए तो NaOH Cl2H2 बन गया। क्लोरीन गैस एनोड पर, कैथोड पर माइनस पर मुक्त हो जाता है, ठीक है। जो क्लोरीन होता है जो एनोड पर और कैथोड पर मुक्त हो जाता है हाइड्रोजन। अभी जो बताया क्लोर क्षार के बारे में वही है से क्लोर क्षार का ये फिगर दिखाया गया है, जिसमें NaCl नमक का घोल इसमें डाला गया है, विद्युत को प्रवाहित किया गया है और यहाँ पे एनोड और कैथोड, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए नमक का घोल यहाँ पे NaOH, NaCl NaOH, ठीक है। अब आगे समझते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है
ब्लीचिंग पाउडर, क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ब्लीचिंग पाउडर? क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसे आप समझिएगा। तो एग्जाम में पूछता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, या विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसे आप दिमाग में रखिएगा। कहता है लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर क्लोरीन का निर्माण करता है। माने NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये टूट जाता है। क्लोरीन जो गैस होता है उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है देख लीजिए। जब शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन CaOCl2 और H2O। समझ में आया? तो ये हमारा जो है यही है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उपयोग वस्त्र बनाने में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी का उद्योग में, लॉन्ड्री में जहाँ कपड़ा धोवाता है, रासायनिक उद्योगों में, पानी को साफ करने में। जब बरसात के मौसम में देखते हैं कुआं में अगर पानी खराब हो जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। इसका निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड को जल CO2 तथा NH3 से अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये हमारा अभिक्रिया है NaCl + H2O, CO2, NH3, NH4 और NaCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो हमने गर्म कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 बनाता है। उपयोग स्वादिष्ट खाना बनाने में, जब हम घर में पकवान वगैरह बनता है तो उसका बनता है तो उसमें हम डालते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, केक या पाउरोटी बनाने में, एंटासाइड के रूप में यूज़ करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग है, एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको समझना है, याद करना है और एग्जाम में लिखना है। आगे है धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। निर्माण सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट × 10H2O का बन गया सोडियम कार्बोनेट × 10H2O। और जब 10H2O क्या है? अरे NaCO3 का आद्र बनाता है। ठीक है, कौन? 10H2O क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट को आद्र, उसमें नमी प्रदान करता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में, बोरेक्स के निर्माण में, घरों की साफ सफाई में, जल को अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं जिप्सम। आखिर जिप्सम होता क्या है? जिप्सम के बारे में समझते हैं। क्रिस्टल का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहलाता है। लवण का एक सूत्र इकाई में जल का जितना मात्रा होगा, अणु होगा, वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल का जल। जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 5H2O। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 2H2O, है ना? ध्यान दीजिए, 2 यहाँ जल की मात्रा कितना है? 2 अणु, यहाँ पे 5 अणु, है ना? यही है क्रिस्टल का जल। अब समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हम 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।
यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O को जब ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O बनाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, Na2CO3 इंटू 2H2O जिप्सम बना लेता है। इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया कर कठोर हो जाता है। ठीक है, इससे यदि हम जल जिसमें पानी की नमी नहीं हो उसी में रखो, अगर पानी के साथ रख देंगे तो ऐसे अभिक्रिया कर लेगा और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो आर्द्ररोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी माने जिसमें पानी का अंश नहीं होता है उसमें रखना चाहिए, क्योंकि यदि जल के साथ संपर्क में आएगा तो यह कठोर हो जाएगा अभिक्रिया करके। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खिलौना बनाने में, ठीक है, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, तो आई होप कि आज ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर जो हमारा 2 है वो हमारा क्या हो गया, इन हो गया पार्ट 2 के साथ। तो यदि अच्छा लगा और हमारा जो वीडियो बना रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं, उस यदि अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।